नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज हम प्रयोगशाला परिचारक का जो फर्स्ट लेक्चर है गति जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूरा डिटेल से हम जानेंगे कि आखिरकार गति क्या है, गति के प्रकार और गति से जितने भी संबंधित जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए भाई, गति यानी कि मोशन, आखिरकार गति है क्या। देखिए, किसी वस्तु के समय के साथ परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल भाषा में अगर हम समझे तो मान के चलो ये मैंने एक वस्तु रखा हुआ हूँ। अब ये वस्तु ध्यान से देखिए, ये वस्तु ये अभी क्या है, अभी ये स्थिर है, अभी ये अभी स्थिर है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी यहाँ पर अभी नहीं किया गया है। बट इसी वस्तु को हम क्या करेंगे, समय के साथ इसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, इसको स्थानांतरण कर रहे हैं। और इसमें आपका क्या लग रहा है, समय लग रहा है। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना सेकंड का लग रहा है, मान के चलो 5 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब कि इस वस्तु के समय के साथ परिवर्तन की दर, यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है, उसी परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है। बड़ा सिंपल है गति। देखिए, गति कितने प्रकार के होते हैं, तो गति जो है नॉर्मली जो है ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानांतरण गति, दूसरा है घूर्णन गति और तीसरा है आवर्ती गति। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति का मतलब होता है सीधी रेखा में गमन करना। कोई चीज़, कोई वस्तु जो है वो या कोई पिंड जो है सीधी रेखा में गमन कर रही है, उस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण गति हम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बस हो गया, बस का चलना हो गया, रेल का चलना हो गया आपका, आप यदि बाइक चला रहे हो या आपका चलना। देखो भाई, बस सीधा सीधा आपका जा रही है, ट्रेन आपका सीधा सीधा जा रही है आपका, अगर वो कहीं पर जाकर मुड़ भी जाती तब भी वो क्या कहलाएगा, स्थानांतरण गति ही क्या है वो कहलाएगा, सीधी रेखा में वो गमन कर रही है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं घूर्णन गति क्या है। घूर्णन गति किसी अक्ष के पारित पिंड का घूमना, किसी अक्ष यानी कि एक्सिस। देखिए भाई, किसी अक्ष के पारित किसी पिंड का घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति में आपका जैसे कि उदाहरण की जैसे समझे कि पृथ्वी को अपने अक्ष के पारित घूमता है 23.5 डिग्री जो है टिल्ड होके घूमता है, एक वो हो गया। ग्रहों की गति, ग्रह जब घूमते हैं, सभी ग्रह जब सूर्य के चक्कर लगाते हैं तब उस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। यहाँ पर एक आपका एक अक्ष जो है एक्सिस वहाँ पर बन रहा है। जैसे कि पंखों की गति, पंखा को आप घूमते हुए देखते होंगे तो पंखा का जो आपका रॉड जो होता है वो एक एक्सिस में क्या रहता है, फिक्स रहता है, और पंखा चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहता है। तो वो आपका उस प्रकार की गति आपका हो गया। इनके अलावा वृत्ताकार मैदान में आप यदि गति करते हो, वृत्ताकार मैदान में यदि आप गति करते हो तो उस प्रकार की गति को भी हम क्या कहते हैं, उस प्रकार गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। बहुत आसान है। किसी अक्ष के पारित, कोई अक्ष एक जगह फिक्स है और इसके फिक्स है कि इसके राउंड बार बार क्या हो रहा है, वो घूमे जा रहा है आपका। ठीक है, बड़ा आसान है। अब घूर्णन गति 2 प्रकार की गति होता है। एक तो आपका होता है बल आघूर्ण और दूसरा आपका होता है जड़त्व आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि जब किसी पिंड पर लगा बल अक्ष के पारित घूमने का प्रयास करता है, जब किसी पिंड पर लगा बल अक्ष के पारित घूमने का प्रयास करता है, उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दरवाजे का जो कब्जा जो होता है, आप दरवाजे का कब्जा जब ऐसा खोलते हैं दरवाजे को, तो आप कब्जे से ही क्या करते हो, आप हैंडल से क्या करते हो, दरवाजा खोलते हो। तो देखना आपका जो है दरवाज़ा का जो हैंडल जो होता है, जैसे कि ये आपका हो गया कब्जा हो गया, और ये हैंडल क्या रहता है आपका, दूर रहता है आपका, देखना दूर रहता है। तो जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना जो है बल आघूर्ण क्या होगा, जो है वो कम लगेगा।
जितना ज़्यादा दूर होगा। जैसे कि इसका फार्मूला से हम समझते हैं, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणा दूरी, यानी कि जितना ज़्यादा इसका डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, कम बल लगेगा। क्या लगेगा, हमको जो है बहुत कम बल लगेगा। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम जो गेहूं का जो पीसने वाला आपका जाता बोलते हैं, उस जाता का देखना हैंडल जो रहता है वो क्या रहता है, बड़ा लगाया जाता है। इनके अलावा जो आटा पीसने का जो चक्की का जो मोटर होता है उसको भी क्या किया जाता है, दूर बनाया जाता है, दूर लगाया जाता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं बल आघूर्ण का, कि जब किसी पिंड पर लगा बल अक्ष के पारित घूमने का प्रयास करता है उसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। याद रखिए, जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना कम बल लगेगा, जितना ज़्यादा दूरी अधिक उतना कम बल लगेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का ये नियम जो है, जड़त्व का नियम सर गैलीलियो गैलीली ने दिया था। जड़त्व आघूर्ण क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि किसी वस्तु, मान के चलो ये आपका मार्कर जो है ये अभी स्थिर है, पर मैंने इसको उठाया, अब ये क्या हो गया, गतिशील के अवस्था में यहाँ पर चला गया। यानी कि मैंने इसको उठाया तो क्या हुआ, बाह्य बल लगाया कि नहीं लगाया। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण क्या कहा जाता है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और जब कोई वस्तु पर गतिशील लगाया जाएगा, ये जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए, तो उसी अवस्था को क्या कहा जाता है, जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक क्या होगा, जड़त्व होगा। सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं, मान के चलो ये आपका दीवार है, मान के चलो ये आपका क्या है, दीवार है। अगर ये दीवार कमज़ोर होगा, यानी कि अगर इसका जो है द्रव्यमान जो है कम होगा, द्रव्यमान यानी इसकी मात्रा, इसकी पदार्थ की मात्रा कम होगा, तो हम इस दीवार को क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। बट अगर दीवार ज़्यादा वेट होगा, ज़्यादा द्रव्यमान का होगा, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा द्रव्यमान उतना अधिक क्या होगा, जड़त्व होगा। जैसे कि अगर 10 kg का, अगर कोई 10 kg का लोहा को अगर मैं उठाता हूँ, ठीक है, वजन को उठाता हूँ तो उसको आसानी से मैं उठा सकता हूँ। वही 50 kg का रहेगा तो मुश्किल लगेगा, 100 kg का रहेगा तो बहुत कठिन हो जाएगा, 500 kg का बोलूँगा तो क्या उठा पाऊँगा, क्या नहीं उठा पाऊँगा, 1000 kg को बोलूँगा तो मैं तो उठा ही नहीं पाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जो है द्रव्यमान होगा किसी वस्तु पर, उतना ज़्यादा अधिक जड़त्व होगा, और ज़्यादा अधिक जड़त्व होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका द्रव्यमान अधिक, जड़त्व अधिक हो गया, मतलब कि हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगा सकते। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक क्या होगा, जड़त्व होगा। ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि घूर्णन गति क्या होता है। अब हम बात करते हैं आवर्ती गति। सबसे पहले तो हम समझते हैं आवर्ती गति है क्या। आवर्ती गति होता क्या है कि जब कोई पिंड अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, जब कोई पिंड अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति जो है 3 प्रकार का आपका होता है, दोलन गति, वृत्ति गति और प्रक्षेप गति। सबसे पहले तो थोड़ा आवर्ती गति को हम समझते हैं। देखिए भाई, आवर्ती गति का जो आप लोलक घड़ी यानी कि पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी देखोगे, पेंडुलम घड़ी आपका इस प्रकार से ऐसा जो है आपका ये चलता है आपका पेंडुलम घड़ी। पहले के समय में पेंडुलम घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो पेंडुलम घड़ी में देखना टन टन का जो आवाज़ आपका करता है आपका पेंडुलम घड़ी, तो पहले के समय में आवर्ती गति के माध्यम से ही जो पेंडुलम घड़ी जो चलता था। उस समय में जो पेंडुलम घड़ी जो होता था सही समय जो है वो नहीं बताया करता था। प्रॉब्लम ये होता था कि कभी गर्मी के दिनों में समय का थोड़ा अलग टाइम बताया जाता था, ठंड के समय में अलग टाइम बताया जाता था। उनके अलावा इसका प्रभाव ग्रेविटेशनल में भी लगता था। जैसे कि आवर्ती गति को हम समझते हैं फार्मूला से
टी इज इक्वल टू पाई एल अपॉन जी। टी का मतलब हो गया आवर्तकाल, आवर्तकाल एल का मतलब कि लोलक घड़ी की लंबाई, और जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया आपका? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए भाई, आपने विज्ञान में आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में या 11वीं में कि जैसे कि अनुत्क्रमानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि अनुत्क्रमानुपाती का मतलब ये हो गया कि अगर टाइम अधिक है, आवर्तकाल अधिक है, तो यानी कि लेंथ की लंबाई क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ये आपका पहचान है, आइडेंटिटी है अनुत्क्रमानुपाती का। अगर ये ज़्यादा है तो सामने वाला ज़्यादा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर t का मान अधिक है तो g का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। जो बटा वाला जो वैल्यू जो रहता है नीचे का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। t का मान अधिक तो g का मान कम, t का मान कम तो g का मान अधिक। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल हम समझते हैं। जैसे कि आपका ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के बराबर भाग में बांटने वाले रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इधर ऊपर में आपका जाता है उत्तरी गोलार्ध और इधर आपका जाता है दक्षिणी गोलार्ध। देखिए भाई, गुरुत्वाकर्षण जो है सबसे अधिक बल जो लगता है वो जो है ध्रुवों पर लगता है। कहाँ पर लगता है? आपका ध्रुव पर। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर सबसे ज़्यादा क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है सबसे ज़्यादा लगता है। वही सबसे कम लगता है विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहाँ पर लगता है? विषुवत रेखा पर लगता है। तो देखिए, जो विषुवत रेखा है, सबसे पहले हम विषुवत रेखा देखते हैं। विषुवत रेखा पर g का मान क्या रहता है? कम रहता है। अब विषुवत रेखा पर जब g का मान कम रहेगा, तब क्या होगा? आवर्तकाल, इसका उल्टा कर दो, t का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। t का मान अधिक हो जाएगा, और t का मान अधिक हुआ यानी कि लोलक घड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और लोलक घड़ी की लंबाई यानी कि आपका पेंडुलम घड़ी की लंबाई जब अधिक हो जाएगा, ऐसा आपको चलेगा, तो घड़ी आपका क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, स्लो चलेगा। घड़ी क्या होगा? स्लो चलेगा, देर से बताएगा टाइमिंग आपका। जी का मान कहाँ पर? विषुवत रेखा पर जी का मान कम रहता है। देखिए भाई, गुरुत्वाकर्षण का जो बल जो होता है हमेशा जो है कहाँ पर अधिक रहता है? जी का मान ध्रुवों पर अधिक रहेगा और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा कम रहेगा। तो जी का मान कम होगा तो टी का मान अधिक हो जाएगा, और आवर्तकाल अधिक हुआ तो घड़ी आपका क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जी, अगर हम ध्रुव पर जाए तो ध्रुव पर जी का मान अधिक होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टी का मान आवर्तकाल अगर कम हुआ तो यहाँ पर घड़ी क्या होगा? तेज चलेगा। क्या होगा? घड़ी तेज चलेगा। अगर आपको ये फार्मूला बस अगर समझ में आ गया तो पूरा सिस्टम आपको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप देखोगे कि गर्मी के दिनों में क्या होता है? पेंडुलम घड़ी का तापमान की वजह से मेटल में प्रसार होता है, और मेटल में प्रसार होने की वजह से आवर्तकाल बढ़ जाता है, और आवर्तकाल बढ़ने की वजह से घड़ी जो है वो सुस्त चलता है। उसी प्रकार से ठंड के दिनों में जो लेंथ जो रहता है वो सिकुड़ जाता है पेंडुलम घड़ी का, और सिकुड़ जाने की वजह से यहाँ पर जो है घड़ी जो है आवर्तकाल कम हो गया, और जहाँ आवर्तकाल कम हुआ वहाँ पर क्या होगा? घड़ी जो है वो तेज चलेगा। घड़ी क्या होगा? तेज चलेगा। तो ये आवर्ती गति है, ये बेसिक चीज़ आवर्ती गति है। ये आपको समझ में आ गया होगा आवर्त गति। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दोलन गति क्या है। दोलन गति बहुत आसान है कि कोई आप दोलन गति को हम क्या बोलते हैं? कंपन गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड अपनी गति को ऊपर नीचे या बाएं दाएं दोहराती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दोलन गति हम उसको कहते हैं। बहुत आसान है। इसका दोलन गति के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे, अभी भी उतने बड़े नहीं हुए हैं, अगर हम पत्थर को पानी में ऐसा जब फेंकते हैं तो लहर बनता है, वेव बनता है, तरंग बनता है, तो वो उसका उदाहरण हो गया दोलन गति का।
लोलक घड़ी हो गया, पेंडुलम घड़ी आपका हो गया। इनके अलावा बहुत सारे हैं उदाहरण इसका तो दोलन का। अब हम देखते हैं वृत्ति गति। वृत्ति गति क्या होता है? वृत्ति गति बहुत ही आसान है। जब कोई पिंड वित्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई पिंड क्या कर रहा है, वित्तीय पथ पर गति कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वित्तीय गति कहेंगे। जब कोई पिंड वित्तीय पथ पर गति कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वित्तीय गति कहेंगे। देखो भाई, वित्तीय गति दो प्रकार का होता है, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। दोनों में अंतर क्या है कि देखिए, दोनों में ही वित्तीय पथ क्या होगा? गति होगा। कोई पिंड वित्तीय पथ गति होगा, बट दोनों में अंतर क्या है कि अभिकेंद्री बल में इसमें क्या होता है कि केंद्र की ओर बल लगता है आपका। इसमें क्या होता है आपका, जो बल जो लगेगा वो जो है सेंटर की ओर, केंद्र की ओर लगेगा। और अपकेंद्री बल में आपका क्या होता है, इसमें जो है बल जो है बाहर की ओर लगेगा, आउट लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल बोलते हैं, जिसको छदम बल भी इसको कह देते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं अभिकेंद्री बल का। जैसे कि जब एक रस्सी के एक सिरा में बाल्टी बांधकर अगर घुमाया जाए तो रस्सी जो है वो तन जाता है। आप अपने इमेज में, चित्र में आप देख सकते हो कि जब रस्सी के एक सिरा में बाल्टी बांध कर, बाल्टी जब पत्थर भी बांध ले, घुमाया जाता है तो रस्सी तन जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री बल कहेंगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी आपका क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल आपका कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, वो भी आपका एक अच्छा खासा उदाहरण है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटना, वो आपका हो गया। मौत का कुआं में बाइक सवार अंदर की ओर झुक जाता है। देखिए, आप देखे होंगे कि जो मौत के कुआं में बाइक सवार या कार सवार व्यक्ति जो है वो सेंटर की ओर क्या हो जाता है? वो झुक जाता है। तो सेंटर की ओर झुक जाता है, किस वजह से जब झुकेगा तो केंद्र की ओर बल लगेगा, वहाँ पर एक तनाव बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी क्या है आपका? अभिकेंद्री बल है। पेपर में आपका यही एग्जाम्पल से ही आपको पूछा जाएगा भाई कौन अब अभिकेंद्री है, कौन अपकेंद्री है। अपकेंद्री बल में हम आते हैं। अपकेंद्री बल में क्या होता है कि जैसे कि वॉशिंग मशीन, बहुत से लोग यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते होंगे तो वॉशिंग मशीन में जो बाहर की ओर जो भी आपका जो भी बल लगता है, वाटर जब बाहर की ओर फेंकाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल हो गया। उसी प्रकार से आपका मथानी यानी से जो दूध से मक्खन बनाने का जो तरीका होता है, ऐसा आपको जो फेंटा जाता है और मक्खन बनाया जाता है, मक्खन से आपका घी बनेगा। तो जो प्रक्रिया जो है मथानी करने का, वो भी आपका क्या है? अपकेंद्री बल हो गया। इसका एक और सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे कि हम कहीं, हमारा बाइक या साइकिल कीचड़ में फंस जाता है, तो जब उसको निकालते हैं, ऐसा चक्का घुमाते हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं अपकेंद्री बल का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अभिकेंद्री और अपकेंद्री में बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब हम आते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है? जब किसी पिंड को जैसे कि पिंड है, अगर मैं इस पिंड को ऐसा अगर मैं फेंकूंगा ऊपर की ओर, अगर मैं फेंकूंगा तो ये पिंड जो है ऐसा आपको वर्टिकल ऊर्ध्वाधर नहीं आएगा आपका। अगर मैं कोई पिंड को, जैसे पिंड है, यहाँ से मान के चलो मैं इसको फेंक रहा हूँ, ठीक है। अब जब इसको मैं फेंकूंगा तो ये जो है परवलयाकार आएगा। कौन सा में आएगा आपका? परवलयाकार। जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा खिलाड़ी क्या करता है, जब बॉल को फेंकता है तो बॉल को जब फेंकने के बाद क्या होता है, उसकी आकृति जैसे परवलयाकार बनता है। कैसा बनेगा? परवलयाकार। इसी को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति कहा जाता है। जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो क्या है? गोल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो है आपको कोई भी वस्तु जो फेंकोगे वो हमको लगता है कि ऊर्ध्वाधर आएगा, किंतु ऐसा नहीं होता है भाई। वो जो है परवलयाकार ही आपका बनता है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि तोप के निकले गोले की गति आपका हो गया, ऊर्ध्वाधर आपका जाता है। दूसरा है ईंधन समाप्त होने पर गिरते हुए रॉकेट की गति। रॉकेट जब जाता है तो एकदम ऊर्ध्वाधर नहीं जाता है, बाद में ऐसा आपका टिल्ड हो जाता है, आपका मुड़ जाएगा आपका।
बल्ले से टकराए बल के आपकी बॉल की गति, बहुत सारे उदाहरण हैं प्रक्षेप गति के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रक्षेप गति का। अब हम देखते हैं गति के नियम के बारे में। देखिए भाई, सर आइजैक न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में गति के नियम के बारे में उन्होंने बताया था। जब बहुत लोगों को पता होगा ये कहानी आपका, कि सर आइजैक न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, और जब सेब जो है उनके सिर पर आकर जब गिरा, जब लगा, तब उनको एक दिमाग आया कि यार ये जो सेब जो है ये आपका नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता, ऊपर क्यों नहीं गिरता। उन्होंने सोचा, और यही से जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो है खोज की शुरुआत सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया जाता है। तो गति के नियम का क्या सिंपल फंडा है, सबसे पहले तो हम समझते हैं। न्यूटन ने क्या बोला कि दो पिंड मतलब कि जैसे कि मान के चलो हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर कौन काट रहा है, चंद्रमा चक्कर काट रहा है। उसी प्रकार से पृथ्वी जो है किसके चक्कर काट रहा है, सूर्य के चक्कर काट रहा है। यानी कि इस ब्रह्मांड में, एक यूनिवर्स में दो पिंड आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वहाँ पर एक आकर्षण की वजह से एक बल लगा हुआ है, आकर्षण की वजह से एक दूसरे पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है। अगर बराबर पिंड है तो वो बराबर ही एक दूसरे के साथ क्या होगा, घूमेगा। उसी प्रकार से अगर एक पिंड का द्रव्यमान अगर ज़्यादा है और दूसरे पिंड का कम है, तो जो कम वाला है ज़्यादा का चक्कर काटेगा। ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहा है कि एक ऐसा फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देता है, बट वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है और एक दूसरे पर बंधा हुआ है। तो ये न्यूटन ने यही चीज़ को समझाया था। उन्होंने 3 नियम दिया पृथ्वी में, कि पृथ्वी में 3 प्रकार के नियम लगते हैं। गति का पहला नियम जिसको कहा जाता है जड़त्व नियम, यह नियम गैलीलियो गैलीलियो ने इसको क्या किया था, ये इसको दिया था। इस नियम को याद रखना, पूछा जा चुका है पेपर में कि जड़त्व का नियम मतलब जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो गैलीली ने बताया था। बाकी न्यूटन ने गति के नियम के बारे में बताया था, जड़त्व के बारे में बताया था कि अगर कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा, विरामावस्था में कहलाएगा। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, गति में जो है वहाँ पर परिवर्तन होगा। ये गति का पहला नियम के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उदाहरण से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर जो है वो झुक जाता है, ये अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, बस में एकाएक ब्रेक लगने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। उसी प्रकार से अगर चलती गाड़ी पर किसी वस्तु को, आप अपनी इमेज में देख सकते, किसी वस्तु या किसी एक व्यक्ति को उछालने पर वह वहीं पर ही क्या होगा, गिरेगा। आप देख सकते हो क्लियर आप उसमें, ठीक है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा। उसी प्रकार से ट्रेन में यदि अगर हम किसी सिक्का को ऐसा उछालें तो वो सिक्का आपके जगह पर ही क्या होगा, वो आपकी जगह पर ही गिरेगा। तो ये जो है न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ का जो है ये उदाहरण है, यही आपको पूछा जाएगा। उसी प्रकार से गति का सेकेंड नियम क्या होता है उसको समझते हैं, जिसको संवेग का नियम भी कहते हैं। किसी पिंड पर लगने वाला बल का मान पिंड के द्रव्यमान एवं बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, गति का द्वितीय नियम कहते हैं। यानी कि F इज इक्वल टू एम ए। एम का मतलब हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, और ए का मतलब हो गया त्वरण। ए का क्या हो गया, त्वरण। देखिए सिंपल है, गति का द्वितीय नियम के बारे में क्या कहा जाता है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। पहले तो हम समझते त्वरण होता क्या है। त्वरण का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के वेग में या गति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सिंपल भाषा में प्रैक्टिकल समझें कि जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ,
40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, फिर मैंने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चलाया, फिर उसके बाद मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलाया, फिर उसके बाद मैंने 60 से 50 कर लिया, 55 चला रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर मैंने अपनी गति यानी वेग पर क्या कर रहा हूँ, समय के साथ परिवर्तन कर रहा हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा। इसी को कहते हैं त्वरण। इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब गति का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु या कोई पिंड है, उस पिंड पर, अब पिंड वस्तु द्रव्यमान होगा, उस पिंड पर त्वरण आपको क्या बोल रहा है, बल की दिशा के उत्पन्न त्वरण। यानी कि अगर उसमें हम उसको गति दे दें, किसको गति दे दें, कोई वस्तु को अगर हम गति दे दें तो वो त्वरण उत्पन्न करेगा और उसके साथ ही दोनों का गुणनफल हो जाएगा, और गुणनफल होने के बाद वह एक बल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अगर ये मार्कर जो है, मान के चलो अगर ये 100 ग्राम का है, अगर 100 ग्राम में किसी व्यक्ति को अगर मैं ऐसे फेंक के मारूंगा तो उसको कम चोट लगेगा, परंतु अगर अगर ये 5 केजी का हो जाए और इसको अच्छे तेज गति से फेंकूंगा तो क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि गति का सेकंड नियम क्या कहा जाता है कि किसी वस्तु पर अगर हम अच्छे खासा गति उसको दे दे और उसमें द्रव्यमान भी अच्छा खासा उपस्थित रहे तो वहाँ पर एक क्या हो जाएगा, बल लगेगा, और उसी बल को क्या कहते हैं, गति का द्वितीय नियम कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं भाई कि कोई देखना, क्रिकेट खेल रहा खिलाड़ी क्या करता है, जब कोई तेज गति से बॉल जब आ रहा होता है तो वह बॉल को क्या करता है, ऐसे पीछे फैला के क्या करता है, कैच लेता है। हमारे ही कीपर महेंद्र सिंह धोनी देखना, ऋषभ पंत पीछे क्या करते हैं, लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कि सामने वाला जो बॉल जो है वह बहुत तेज गति से आ रहा है, मतलब उसमें क्या है, अभी उसमें उस बॉल में मास है, द्रव्यमान है, त्वरण है, इज इक्वल टू बल, बहुत ज़्यादा बल, न्यूटन है, फोर्स है। तो उस बल को फैलाने के लिए, बल को फैलाव करने के लिए पीछे करते हैं। एक उदाहरण आपका ये हो गया। दूसरा, सर्कस के कलाकार को देखना, नीचे आपका जाली लगा हुआ रहता है, जब वो नीचे गिरते हैं तो जाली में ही जाकर गिरते हैं। तो जाली में जाकर क्यों गिरते हैं, क्योंकि जाली जो है वो फैलाव कर देता है वो पूरे मास यानी कि द्रव्यमान और त्वरण को। उसी प्रकार से देखना आप गाड़ियों के स्प्रिंग में सॉकेट जो लगाया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को झटका ना लगे, वो आपका हो गया। आपका लंबी कूद के मैदान पर मिट्टी खोदकर हल्की कर दिया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, जो दौड़ के जो आ रहा है उनके लिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो स्पीड से आ रहा है तो भाई उसको चोट ना लगे। स्पीड से आने के बाद उसमें क्या उत्पन्न हो गया, उस व्यक्ति में, वह व्यक्ति में 50-60 केजी का मास तो है ही है, प्लस स्पीड से आएगा तो त्वरण मिल गया, अब दोनों का गुणनफल हो जाएगा तो बल मिलेगा आपका। ये हो गया। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ का प्रहार से ईंटों को तोड़ना। कोई कराटा खेल रहा खिलाड़ी क्या करता है, उसके हाथों में वो तेज गति से अपना क्या करता है, वो ताकत लगाता है, यानी कि उसके मास आपका वो हो गया। दूसरा, उसके शरीर, उसका त्वरण हो गया, आपका हाथों का दोनों का मिक्स हो गया तो बल हो गया, और उसी बल को लगाया जाता है ईंटों को तोड़ने में आपका हो गया। तो ऐसे जो है बहुत सारे उदाहरण हैं किसका, गति के सेकंड नियम का। अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो गया गति का द्वितीय नियम। बहुत सिंपल फंडा है कि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है और उसको अगर त्वरण दे दें तो वो और खतरनाक हो जाता है, जो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, बल बन जाएगा, गति का द्वितीय नियम। गति का थर्ड नियम क्या कहा जाता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि अगर कोई वस्तु पर आप जितना बल लगाओगे, मान के चलो मैं किसी वस्तु पर अगर 5 केजी का बल लगाऊंगा तो विपरीत 5 केजी का बल मुझे फिर से लगेगा। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, जैसे कि आपका नाव को हम धक्का देने पर व्यक्ति किनारे में पहुंच जाता है। देखना, कभी हम नाव को धक्का देते हैं तो नाव जो है आगे की ओर चला जाता है, मतलब हम नाव में जितना हमने फोर्स लगाया उतना फोर्स जो है उसके सामने वाले हिस्से पर क्या होता है, वो फोर्स जो है वहाँ पर जनरेट होता है, लगता है।
एक आपका ये हो गया। सबसे अच्छा उदाहरण, तोप में गोला निकलते समय तोप का स्थान में परिवर्तन हो जाता है। एक ये अच्छा उदाहरण है। तोप का गोला का जो तोप का स्थान परिवर्तन क्यों हो रहा है? जितना फोर्स तोप के गोले से निकला उतना ही फोर्स जो है उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है आपका किसका? तोप का। इनके अलावा सबसे अच्छा उदाहरण तो आपका ये हो गया कि बंदूक की गोली जब ऐसा कंधे पर रख के जब लगाया जाता है तो छोड़ा जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है? झटका लगता है, क्योंकि जितना गोले में जो फोर्स लगेगा उतना ही झटका यहाँ पर लगेगा। तो उसको ऐसा करके क्या किया जाता है? लगाया जाता है, वो कम झटका लगे इस वजह से। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपका गति के थर्ड के नियम का। गति के थर्ड के नियम सबसे अच्छा उदाहरण तो आपका वो रॉकेट वाला नियम हो गया। रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट जितना ईंधन छोड़ेगा बाहर की ओर उतना नीचे की ओर क्या होगा? बल लगता है, नीचे की ओर उतना बल लगेगा। तो ये गति के थर्ड नियम है, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये कल सुबह 8 बजे जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए, वो कृपा करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि आज लेक्चर होगा और अगले ही दिन इसका जो है ऑनलाइन टेस्ट जो इस टॉपिक से संबंधित आपका ये हो जाएगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।